हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है या फिर किसी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट भी ज़रूर एक करिए ताकि मुझे पता रहे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है। और अगर कोई डाउट या डिस्कशन करना है तो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स खुद देखता हूं और खुद रिप्लाई करता हूं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम तीसरे लेक्चर में हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, और आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है। तो देखिए, एपी की सारी चीजें तो हमने पढ़ ली हैं, अब बात आती है जीपी की। ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे जीपी। ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है कि जीपी इज द कलेक्शन ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, नॉन जीरो टर्म्स। ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझेंगे। इन विच ईच टर्म बेयर्स द सेम कांस्टेंट रेशियो विथ इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म, द सीरीज इज कॉल्ड अ जीपी। ठीक है। सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस है आपके पास, फॉर एग्जांपल A1, A2, A3, A4, ये कुछ टर्म्स हैं एक सीक्वेंस के। और यहां पे क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आपका कांस्टेंट होता है। यानी हम अगर देखें तो A2 अपॉन A1 ये वैल्यू अगर हम देखें, या फिर A3 अपॉन A2 ये वैल्यू देखें, या फिर A4 अपॉन A3 ये वैल्यू देखें, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी अगर आप देखिएगा तो मान लेते हैं अगर ये कॉमन रेशियो आर के बराबर है, मान लेते हैं ये कॉमन रेशियो आर के बराबर है, तो यानी यहां से क्लियरली आप देखिएगा तो A2 अपॉन A1 की वैल्यू आर होगी, तो A2 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 आर। सिमिलरली A3 अपॉन A2 भी आर है, तो A3 हो जाएगा आपका A2 आर, लेकिन A1 को हम ऑलरेडी A1 आर A2 को ऑलरेडी A1 आर लिख चुके हैं, तो यहां पे आपकी वैल्यू हो जाएगी A1 आर स्क्वेयर। सिमिलरली A4 आपका A3 आर होगा, A3 की वैल्यू A1 आर स्क्वेयर अगर यहां सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये A1 आर क्यूब हो जाएगा। अब अगर हम एक पैटर्न देखना शुरू करें तो जब यहां पे 2 था तो आर का पावर 1 था, जब यहां 3 था तो आर का पावर 2 था, जब यहां 4 था तो आर का पावर 3 था। तो आप अब समझ सकते हैं कि पैटर्न हमें क्या दिख रहा है कि अगर यहां n होगा तो r का पावर क्या हो जाएगा? n-1। और यही हमारे जीपी का क्या हो जाता है? जनरल टर्म। तो यहीं पे हम कह रहे हैं कि nth टर्म ऑफ जीपी इज गिवन बाई AR टू द पावर n-1। और किसी भी जीपी को फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के फॉर्म में हम पूरी तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब चलिए कुछ सवाल करते हैं कॉमन टर्म्स से रिलेटेड। तो हमारे पास है इन अ जीपी, if T2 is equal to, if T3 is equal to 2 and T6 is equal to 1/4, then 5 T10। तो देखिए nth टर्म निकालने के लिए हमें चाहिए होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, और जो nth टर्म हमें निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है। तो ये तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे हमें T10 निकालना है तो हमें जरूरत होगी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की। ठीक है। तो यहां से मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आर। ठीक है। तो T3 हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा ए आर स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू 2 दी हुई है हमें। सिमिलरली T6 अगर हम निकालें तो ये ए आर टू द पावर 5, और इसकी वैल्यू हमें -1/4 दी हुई है। ठीक है। अब इन दो इक्वेशन से ए और आर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं? 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। ठीक है। तो ये ए आर टू द पावर 5 अपॉन ए आर स्क्वेयर, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास -1/4 अपॉन 2। ठीक है। -1/4 अपॉन 2। तो यहां से आपके पास हो गया आर क्यूब
इज इक्वल टू -1/8, और यहां से क्लियरली आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं -12। जब r -12 आ गया तो हम a की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो फ्रॉम 1 a हो जाएगा हमारा 2/-12 स्क्वेर्ड, ठीक है। तो ये बन गया 8। क्लियर है? तो देयरफॉर T10 निकालना हमारे लिए काफी आसान हो गया, क्योंकि ये हो जाएगा AR⁴ 9, a है हमारा 8 और r है हमारा -12⁄9। चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2³ तो ये हो जाएगा -1/2⁶, और 2⁶ 64 होता है, तो -1/64 ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ अ gp आर x, y, z respectively, then prove that x to the power q minus r into y to the power r minus p into z to the power p minus q is equal to 1। तो एक काम करते हैं ना, पहले जिसको प्रूफ करना है उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं। तो हमें जो प्रूफ करना था, टू प्रूफ, ठीक है, ये तो था x टू द पावर q माइनस r को मैं लिखता हूं x टू द पावर q अपॉन x टू द पावर r, ठीक है। y टू द पावर r माइनस p को y टू द पावर r अपॉन y टू द पावर p, और इसको मैं लिखता हूं z टू द पावर p अपॉन z टू द पावर q, ठीक है। और ये इज इक्वल टू 1 लेना है हमें। एक काम करते हैं, कॉमन पावर्स वालों को ना एक साथ लिख लेते हैं। तो यहां x टू द पावर q और z टू द पावर q, इनको साथ में ले लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है x अपॉन z टू द पावर q, ठीक है। फिर y अपॉन x टू द पावर r, और लिखा हुआ है z अपॉन y टू द पावर p इज इक्वल टू 1। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है कि x इज द pth टर्म, ठीक है। तो यहां पे भी मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन रेशियो इज इक्वल टू r, ठीक है। तो pth टर्म tp, ये हमें x दिया हुआ था, तो ये बन जाएगा a r टू द पावर p माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली tq, ये हमें y दिया हुआ था, और ये हो जाएगा a r टू द पावर q माइनस 1। इनफैक्ट r हम नहीं लेते हैं, क्योंकि r तो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो कॉमन रेशियो k ले लेते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कॉमन रेशियो k ले लिया हमने, तो ये a k टू द पावर p माइनस 1 हो गया, ये a k टू द पावर q माइनस 1 हो गया, और सिमिलरली tr हमारा हो जाएगा z, और ये हो जाएगा a k टू द पावर r माइनस 1। अब देखिए, हमें जो वैल्यू चाहिए वो x अपॉन जेड, y अपॉन x और z अपॉन y चाहिए। तो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करके हम सबसे पहले x अपॉन z निकाल लेते हैं। तो x अपॉन z निकालिएगा तो a और a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k टू द पावर p माइनस r, ठीक है। सिमिलरली y अपॉन x निकालिएगा तो ये बन जाएगा k टू द पावर q माइनस p, और z अपॉन y निकालिएगा तो ये बन जाएगा आपके पास k टू द पावर r माइनस q, ठीक है। तो ये वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के LHS में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें ये प्रूफ करना था, तो इसके LHS से शुरुआत करते हैं। तो LHS से शुरुआत करेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन जेड की वैल्यू k टू द पावर p माइनस r, और उसका पावर दिया हुआ है q, इंटू k टू द पावर q माइनस p, और इसका पावर दिया हुआ है r, इंटू k टू द पावर, फिर यहां पे हमारे पास है r माइनस क्यू, तो k टू द पावर r माइनस क्यू टाइम्स टू द पावर p, ठीक है। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि ये बन जाएगा, सारे पावर्स मल्टीप्लाई होके ऐड हो जाएंगे,
यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो k टू द पावर जो बनेगा वो q टाइम्स ऑफ p माइनस आर प्लस r टाइम्स ऑफ q माइनस p एंड प्लस p टाइम्स ऑफ r माइनस q। और अगर सिंप्लीफाई करें आप इसको तो k टू द पावर, देखिए ये बनेगा pq माइनस qr प्लस qr माइनस pr प्लस pr माइनस pq। और ये देखिएगा तो ये सारा पार क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे। ठीक है, तो वैल्यू बन गई k टू द पावर 0 और आंसर आ गया हमारा 1 इज इक्वल टू RHS। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है क्या? अगला सवाल देखते हैं। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाई 8। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट टर्म्स बी, 4 नंबर हैं तो हम मान लेते हैं ए आर स्क्वेयर और ए आर क्यूब। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है एक क्वेश्चन में कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। तो थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर है, तो ए आर स्क्वेयर माइनस ए, ये इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाई 18। सेकेंड टर्म है हमारा ए आर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18। ठीक है क्या? अब ये दो इक्वेशन है, ए और आर की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 2। पहले इक्वेशन से हम ए कॉमन लेंगे तो ये आर स्क्वेयर माइनस 1 बनेगा, और दूसरे में से अगर हम ए आर कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस आर स्क्वेयर बचेगा। ठीक है क्या? और यहां से 9/18। ठीक है, यहां से ए और ए तो हो गया कैंसिल, ये आर स्क्वेयर माइनस 1 और 1 माइनस आर स्क्वेयर कैंसिल आउट होके -1 बन जाएगा। तो यानी यहां से आ गया हमारे पास -1/r इज इक्वल टू 1/2। यानी r की वैल्यू हमें मिल गई -2। ठीक है, r आ गया तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहले इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a इंटू आर स्क्वेयर दैट इज 4 माइनस a इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 3a इज इक्वल टू 9, और यहां से a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो हमारे पास a भी आ गया, r भी आ गया। तो देयरफॉर नंबर्स आर, पहला नंबर था a, दूसरा नंबर था ए आर तो -6, तीसरा नंबर था ए आर स्क्वेयर यानी 12, और चौथा नंबर था ए आर क्यूब यानी -36। सॉरी -36 नहीं, -12, -24। ठीक है क्या? क्योंकि कॉमन रेशियो तो -2 है ना, तो -24। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ GPR A and B respectively, and if P is the product of first n terms, prove that P square is equal to AB to the power n। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, nth टर्म हमें B दिया हुआ है, यानी कॉमन रेशियो नहीं पता है। तो मान लेते हैं कि लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो लास्ट टर्म यानी nth टर्म होगा ये बन जाएगा A R टू द पावर n-1। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो पहला टर्म आपका A होगा, दूसरा टर्म AR होगा, तीसरा टर्म AR स्क्वेयर होगा, सो ऑन। nth टर्म आपका क्या होगा, AR टू द पावर n-1 है क्या? अच्छा, इनका प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो a कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, n टाइम्स, तो a टू द पावर n। और अगर r का देखें तो सारे पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 + सो ऑन, कहां तक जाएगा ये, n-1 तक जाएगा। और 1 + 2 + सो ऑन अप टू n-1, ये तो AP का सम आ गया। AP का सम तो हम निकालना जानते ही हैं, और वैसे भी ये कंटिन्यूड, इनफैक्ट सारे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n-1 का सम है।
तो ये सीधे सीधे हो जाएगा n-1 इंटू n अपॉन 2। ठीक है क्या? यहां से हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से देखिए। इसको लिखते हैं a r टू द पावर n-1 अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक है क्या? अब हमें p स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, और पावर जो 2 आने वाला है, मतलब इसको स्क्वायर करने पे जो 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, उस 2 को हम अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इंटू आर टू द पावर n-1 टू द पावर n। अच्छा, a स्क्वायर को हम लिखते हैं a इंटू ए, और ये r टू द पावर n-1 को एक साथ लिख लेते हैं, और टू द पावर n। अब ध्यान से देखिए, a तो है ही, ये आपका b लिखा हुआ है, तो ये हो गया a इंटू बी टू द पावर n, और ये तो हमें प्रूफ करना था, तो दिस इज प्रूफ्ड। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो अगर जीपी के n टर्म्स का सम लिखना है, तो इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है, और इनफैक्ट ये किसी भी ऐसे सीक्वेंस का अगर आपको सम निकालना है जिसमें किसी भी तरीके से जीपी इन्वॉल्व हो, तो हर बार हम प्रोसेस यही यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो सम हमें निकालना है वो अगर s है तो s को हमने लिख लिया। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें एक r से मल्टीप्लाई करके, मतलब जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, इसका जो कॉमन रेशियो है, ये यहां नहीं होगा, उससे मल्टीप्लाई करके, और टर्म्स को ना हम एक एक शिफ्ट करके लिखेंगे। मैं प्रॉपरली यहां पे लिख के दिखा देता हूं आपको कि s हमने लिया a प्लस ए आर स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन प्लस ए आर टू द पावर n-1। कॉमन रेशियो r है, तो हमने क्या किया कि फिर कॉमन रेशियो से इस s को मल्टीप्लाई किया और टर्म्स को एक एक शिफ्ट करके लिखा। तो पहला टर्म ए आर यहां पे लिखेंगे, फिर ए आर स्क्वेयर यहां पे लिखेंगे, प्लस सो ऑन यहां पे, प्लस ए आर टू द पावर n-1 आपका सेकेंड लास्ट टर्म होगा, और लास्ट टर्म आपका ए आर टू द पावर n हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो s कॉमन यहां पे आ जाएगा 1 माइनस आर, और ये देखो ये सारे टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या यहां से आपका a माइनस ए आर टू द पावर n, है ना। तो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी, a चाहो तो आप कॉमन ले लो, 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a आर टू द पावर n-1 अपॉन आर माइनस 1। दोनों एक ही बात है, क्योंकि ऊपर से भी कॉमन माइनस ले लो, नीचे से भी कॉमन माइनस ले लो, तो आपको ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। यूजुअली हम ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास r 1 से छोटा हो, और ये तब यूज करते हैं जब हमारे पास r 1 से बड़ा हो। वैसे तो ये दोनों सेम ही चीज है, ठीक है क्या। अब यहां पे अगर एक बात देखो कि अगर ये सम हमने लिखा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसमें ना हमने एक अजम्पशन लिया है। अजम्पशन क्या लिया है कि यहां पे r की वैल्यू 1 नहीं होगी, क्योंकि r इज इक्वल टू 1 होगा तो ये सम फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है क्या, ये सम क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग फिर हमारा सम क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखो कि r इज इक्वल टू 1 लिया आपने, तो ये तो सारे टर्म ही a हो जाएंगे, क्योंकि आपका कॉमन रेशियो 1 है। तो a इंटू आर यानी a इंटू 1 a ही हो गया, ये भी a हो गया, ये भी a हो गया। यानी इस केस में आप तो a को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो उस केस में आपका सम क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ a। ठीक है, फिर बात आती है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अगर यहां पे मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो जाए, यानी n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी हो जाए, तो उस केस में हमारा सम क्या होगा। तो देखिए इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि अगर आपके पास r की वैल्यू, अगर आपके पास पहली पॉसिबिलिटी इसमें यह है कि अगर आपके पास r की वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर -1 से छोटी है, तो इस केस में s इंफिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा।
मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी इसकी, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई तो ये तो बहुत ही बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा ना। तो न्यूमरेटर विल बी अ ह्यूज नेगेटिव क्वांटिटी एंड डिनोमिनेटर विल बी अ स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी एक बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी हो जाएगी जिसको हम निकाल नहीं पाएंगे। दूसरा केस ये होता है कि अगर आर की वैल्यू, ठीक है, अगर आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, तो इन दैट केस ये वैल्यू अगर 1 से छोटी है और उसका पावर आप इंफिनिटी ले जाते हो तो ये 0 को अप्रोच करेगी फिर, यानी ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो आपके पास बचा क्या फिर? a इंटू 1/1 - r, एंड दैट इज वाई इस केस में आपका इनफाइनाइट टर्म्स का सम सीधे सीधे a/1 - r हो जाता है। a किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट टर्म को। और r किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से इनफाइनाइट जीपी का सम निकालते हैं हम। तो चलिए शुरुआत हम क्वेश्चन से करते हैं समझने की। क्वेश्चन है यहां पे, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45। यानी अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ है, से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस जीपी के करस्पॉन्डिंग एस इंफिनिटी जो बन रहा है वो है a प्लस ए आर स्क्वेयर एन प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको 15 दी हुई है और इनफाइनाइट जीपी का सम अभी अभी हमने देखा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - r हो जाता है और इसकी वैल्यू 15 दी हुई है। अब इसके स्क्वेयर्स का अगर हम सम निकालेंगे, यानी a स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर टू द पावर 4 एंड प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू हमें 45 दी हुई है। तो ये जीपी अगर आप ध्यान से देखो तो इस जीपी में आपका फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर हो गया और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो गया, है ना। कॉमन रेशियो क्या हो गया? आर स्क्वायर। तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो बनेगा वो ए स्क्वायर अपॉन 1 - r² इज इक्वल टू 45 बन गया। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। यहां से हमें ए और आर की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन स्क्वेयर्ड। तो यानी यहां से हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर अपॉन 1 - r² डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर अपॉन 1 - r होल स्क्वेयर, और यहां पे वैल्यू हो जाएगी 45 अपॉन 15 स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको और यहां से ए और आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा आपके पास 1 - r होल स्क्वायर, और 1 - r² को मैं फैक्टराइज कर देता हूं 1 - r इंटू 1 + r में, ठीक है। इधर आपके पास बच जाएगा 1/5, ठीक है। एक 1/1 - r तो वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो यानी यहां से 1 - r/1 + r की वैल्यू 1/5 है। यहां से r की वैल्यू क्लियरली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके r की वैल्यू निकाल सकते हो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी यहां से 6r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो r की वैल्यू आ गई 2/3। r आ गया 2/3, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a इज इक्वल टू 15 टाइम्स 1 - 2/3, यानी वैल्यू आ गई 5। तो देयरफॉर जो जीपी होगा हमारा, ठीक है, वो हो जाएगा ए आर, तो 5 इंटू 2/3 10/3, ए आर स्क्वेयर, यानी इसमें भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20/9, इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40/27 एंड सो ऑन। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज x एंड इट्स सम इज 5, देन x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंस ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम दिया हुआ है तो एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है।
एस इन्फिनिटी अगर आपका फाइनाइट होता है, एस इन्फिनिटी आपका फाइनाइट होता है, तो कॉमन रेशियो जो होगा ना, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है क्या? कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो और यहां पे एस इन्फिनिटी हम डिफाइन कैसे करेंगे? एस इन्फिनिटी विल बी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है क्या? अब देखिए ध्यान से, हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एक्स, तो हमारा एस इन्फिनिटी जो हो जाएगा वो एक्स अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 5। अब यहां से अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5, या फिर आर की वैल्यू देखें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 5। अब सिंस हम जानते हैं कि हमारे पास मॉड ऑफ आर की वैल्यू 0 से 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, है ना, तो इस रिलेशन से हम लोग x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो है कि मॉड ऑफ r लेस देन 1 विल इंप्लाई कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो ये हो जाएगा -1 इज लेस देन 1 माइनस एक्स अपॉन 5 इज लेस देन 1, है ना। दोनों तरफ -1 कर देते हैं, तो यहाँ पे -2 इज लेस देन माइनस एक्स अपॉन 5 इज लेस देन, ये हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, और -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास 0 लेस देन एक्स लेस देन 10, ये आ गया। लेकिन एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पे r की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो यानी 1 माइनस एक्स अपॉन 5 की वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी x की वैल्यू क्या नहीं होगी? 5 नहीं होगी। तो देयरफॉर अगर हम फाइनल आंसर अपना लिखना चाहें ना, तो x की वैल्यू होगी 0 to 5 यूनियन 5 to 10। टेक्निकली देखें तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारा आंसर ये होना चाहिए था। ठीक है, ये एक्चुअली जेई में पूछा हुआ एक सवाल है, और वहां पे जेई में भी गलती हुई थी। ठीक है, आपको ऑप्शन बी सही आंसर दिया हुआ था, लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये बी सही आंसर हमारा नहीं होगा, स्पेशली व्हेन हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑन सेकेंड टेक्निकल टर्म हम ये कह भी सकते हैं कि ये इनफाइनाइट जीपी ऐसा है। देखिए r इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 हुआ, तो आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू इन दैट केस 0 होगी, और अगर r इज इक्वल टू 0 देखोगे तो आपके पास सारे टर्म्स जो जीपी के बनेंगे वो x 0 0 0 0 इस तरीके से ये जीपी बनेगा। तो आप कह सकते हो कि ये इनफाइनाइट जीपी है, जिसमें आपके पास फर्स्ट टर्म x है, बाकी सारे टर्म्स 0 हैं, लेकिन ये हमारे जीपी के डेफिनेशन को ही फिर नलीफाई कर देगा, क्योंकि जीपी के डेफिनेशन में ही हमने बात करी थी नॉन जीरो टर्म्स की। ठीक है, नॉन जीरो टर्म्स की, तो इसलिए ये हम इनफाइनाइट जीपी नहीं बोलेंगे। तो हमारा आंसर जो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ये आंसर होना चाहिए, न कि ये आंसर। ठीक है, तो ये जानबूझ के मैंने सवाल लिया था, क्योंकि यहां पे यूजुअली हमसे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखो कि अगर आपका इस तरीके का कोई ऑप्शन नहीं मैच होता है, तो आप ऑब्वियसली बी ऑप्शन जो क्लोजेस्ट राइट ऑप्शन है उसको मार्क करके आओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ये दिया हुआ है आपके पास, एंड गामा डेल्टा बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और हमें दिया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू आर रेस्पेक्टिवली। तो चलिए शुरू करते हैं फिर सॉल्व करना। हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x एन प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं हमारे पास गामा और डेल्टा। लेकिन यह भी दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इन जीपी, तो क्या हम बीटा को अल्फा टाइम्स आर, ठीक है,
गामा को अल्फा टाइम्स आर स्क्वेयर और डेल्टा को, ठीक है, अल्फा टाइम्स आर क्यूब लिख सकते हैं, वेयर आर इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा को मैं, बीटा को अल्फा आर अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो ये बन जाएगा अल्फा कॉमन और 1 प्लस आर, और इक्वेशन से सम ऑफ रूट्स है हमारे पास 1, पहला इक्वेशन। फिर गामा प्लस डेल्टा हम सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, तो गामा और डेल्टा में क्लियरली अल्फा आर स्क्वेयर कॉमन हो जाएगा, और यहां पे भी आपके पास 1 प्लस आर बचता है, और इसका सम हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, अगर दोनों को हम डिवाइड करें तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, हमारे पास वैल्यू आ जाती है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, आर की वैल्यू या तो 2 होगी या फिर -2 होगी। ठीक है, तो दोनों ही केसेस हमें निकाल के देखने पड़ेंगे कि r इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आता है और r इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग क्या आता है। तो चलिए r इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग पहले देखते हैं। देखिए यहां पे इस इक्वेशन में p क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के बदले में अल्फा आर, तो मैं डायरेक्टली ही लिख लेता हूं इसको, चलिए अभी अल्फा आर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वेयर आर। ठीक है, लेकिन अल्फा की भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो फ्रॉम 1, इनफैक्ट इस केस में हमें अल्फा आर इज इक्वल टू 2 और आर इज इक्वल टू -2 के लिए सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम 1 हमारे पास अल्फा, अगर आर की वैल्यू 2 लेते हैं तो अल्फा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। तो देयरफॉर पी की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वेयर यानी 1/9 इंटू आर दैट इज 2, तो 2/9 आया। और Q की वैल्यू आएगी गामा इंटू डेल्टा यानी अल्फा स्क्वेयर इंटू आर टू द पावर 5, है ना। तो इस केस में अल्फा स्क्वेयर इज 1/9, आर टू द पावर 5 इज 32, तो ये हो जाएगा 32/9। लेकिन ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं होता। तो r इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं, तो फ्रॉम 1 पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो r इज इक्वल टू -2 के करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू आ गई -1, तो P आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा स्क्वेयर आर, तो ये हो गया -1 होल स्क्वेयर इंटू -2, तो वैल्यू आ गई -2, और Q की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वेयर आर टू द पावर 5, तो यानी -1 स्क्वेयर और -2 टू द पावर 5, यानी आंसर हो गया -32। तो क्लियरली ये ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, तो -2 एंड -32 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द सम। अब देखिए ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, और इसका अप्रोच भी हम समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको अप्रोच करने वाले हैं। अब देखिए ये जीपी तो कहीं से भी दिख नहीं रहा है, और हम पढ़ रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, तो कहीं ना कहीं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी को तो हमें यूज करना पड़ेगा यहां पे। अब यूज कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, क्या इस 9 को मैं 10-1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। क्या इस 99 को 10 स्क्वेयर -1 लिख सकता हूं? क्या इस 999 को 10 क्यूब -1 लिख सकता हूं? यानी जितने बार 9 आ रहा है उतने बार 10 का पावर जा रहा है, तो क्या ये आखिरी टर्म को 10 टू द पावर n-1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब यहां से अगर हम देखें तो -1 तो हमारे पास हर टर्म में दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 10 स्क्वेयर प्लस सो ऑन अप टू 10 टू द पावर n और -n, है ना। अब ये सम तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये जीपी हमें दिख रहा है। तो इस जीपी का सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, ठीक है क्या, और -n, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो सिंप्लीफाई करके इसको फर्दर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10/9, 10 टू द पावर n-1 -n, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ S1, S2, S3 so on to SP are the sum of infinite GP whose first terms are this
एंड हुज कॉमन रेशियोज आर दिस। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ऑफ पी इनफाइनाइट जीपीज दिया हुआ है। तो अगर हम S1 की वैल्यू निकालें तो इसका फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन रेशियो है हाफ, तो ये सम हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, है ना, तो वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली S2 अगर हम निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3, ये वैल्यू आ गई 3। S3 हमने निकाला तो ये 3 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये आ गया 4। तो आप तो देख ही रहे हो कि पैटर्न किस तरीके से बन रहा है। तो हमारा क्लियरली एस ऑफ पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा P अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन P+1, यानी वैल्यू आ गई आपकी P+1। और अगर इनका सम करोगे आप S1 प्लस S2 प्लस सो ऑन प्लस S ऑफ P, तो ये तो नॉर्मल AP है जहां फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 1 है कि नहीं, तो प्लस P+1। तो ये तो सीधे सीधे नंबर ऑफ टर्म्स P हैं आपके, तो नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये हमारा AP का सम आ गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, P/2 टाइम्स P+3, यही हमारा आंसर है और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ SP डिनोट्स द सम ऑफ दिस सीरीज, ये सीरीज आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, एंड स्मॉल SP इज द सम ऑफ सीरीज दिस, ठीक है, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल S ऑफ P की बात करते हैं, तो ये हमारे पास है 1 प्लस R⁻P प्लस R⁻2P एंड प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो इनफाइनाइट GP है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो R⁻P है, तो 1 माइनस R⁻P, 1 अपॉन 1 माइनस R⁻P। स्मॉल SP की बात करते हैं, तो इस केस में हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो 1 माइनस R⁻P प्लस R⁻2P माइनस R⁻3P एंड प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी दिया हुआ है। तो इस केस में कॉमन रेशियो माइनस ऑफ R⁻P है ना, तो हमारे पास जो स्मॉल SP की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1 प्लस R⁻P, क्योंकि कॉमन रेशियो है माइनस R⁻P। ठीक है, अब हमें इन दोनों का सम निकालना है, तो S ऑफ P प्लस स्मॉल S ऑफ P, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस R⁻P प्लस 1 माइनस 1 प्लस R⁻P। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो बड़ा सिंपल सा बन गया, 2 अपॉन 1 माइनस R⁻2P। ठीक है क्या? और अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस R⁻2P लिखा हुआ है ना। अच्छा, 1 अपॉन 1 माइनस R⁻2P किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक ऐसा इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये रिप्रेजेंट करेगा एक ऐसे इनफाइनाइट सीक्वेंस के सम को, या ऐसे इनफाइनाइट सीरीज के सम को जो GP में है और जिसका कॉमन रेशियो R⁻2P है। तो देखिए, जब कॉमन रेशियो R⁻P था तो इसको हमने S ऑफ P बोला था, तो जब कॉमन रेशियो R⁻2P होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? S ऑफ 2P, है ना। तो ये क्लियरली आपके पास हो गया ट्वाइस ऑफ S ऑफ 2P, जहां पे आप S ऑफ 2P को क्या लिखोगे? तो जब आपने P लिखा था, यहां पे जब आपने P लिखा था तो कॉमन रेशियो R⁻P था, तो जब 2P लिखोगे तो कॉमन रेशियो R⁻2P हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस R⁻2P प्लस R⁻4P एंड प्लस सो ऑन। ठीक है क्या? तो ये प्रूफ हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखेंगे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ GP। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ AP देखा था, उसी तरीके से हम प्रॉपर्टीज ऑफ GP देखेंगे। प्रॉपर्टी में क्या कहता है? पहला प्रॉपर्टी ये है कि इन अ GP
प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए एपी में क्या होता था कि बिगिनिंग से और एंड से जो इक्वी डिस्टेंट टर्म होते थे उनका सम कांस्टेंट होता था। जीपी में उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जीपी में क्या होता है? उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट। और ये प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होगा? फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म के। 3 नंबर्स अगर जीपी में आपको दिए हुए हैं तो नंबर्स यूजुअली हम लोग अज्यूम करते हैं या उसको मानते हैं ए अपॉन आर, ए और ए आर। लेकिन ये बेनिफिशियल तभी होता है, ये बेनिफिशियल तभी होता है व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन। व्हेन प्रोडक्ट इज गिवन, क्योंकि अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपने नंबर इस तरीके से माना तो इनका प्रोडक्ट लीजिएगा तो वो आर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो 3 नंबर्स जीपी में अगर आपको लेने हैं तो ए बाई आर, ए और ए आर। 5 नंबर्स जीपी में लेने हैं तो ए बाई आर स्क्वेयर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वेयर। 4 नंबर अगर लेने हैं तो इन दोनों केस में हमारा जो कॉमन रेशियो है ना, ये आर के बराबर है। 4 नंबर्स अगर आपको लेने हैं तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब। और 6 नंबर्स लेने हैं तो ए बाई आर टू द पावर 5, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब और ए आर 5। इन दोनों केसेस में हमारा कॉमन रेशियो आर स्क्वेयर होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी रेज टू द सेम पावर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन जीपी। यानी अगर मान लीजिए हमारे पास A1, A2, A3 सो ऑन, ये एक जीपी है, तो सारे टर्म्स को अगर हम सेम पावर से रेज कर दें, यानी A1 टू द पावर के, A2 टू द पावर के, A3 टू द पावर के एंड सो ऑन, तो ये भी हमारा किस में होगा? जीपी में होगा। नेक्स्ट है कि इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो इन जीपी। यानी अगर आपका इसी वाले एग्जाम्पल को अगर हम यहां पे कोट करें तो किसी भी कांस्टेंट नंबर से अगर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो जीपी के, तो अगर मान लो A1 टाइम्स के, A2 टाइम्स के, A3 टाइम्स के, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये भी हमारा जीपी में ही होगा। और डिवाइड भी करोगे तो भी हमारा सीक्वेंस किस में बनेगा? जीपी में बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ A1, A2, A3 एंड सो ऑन एंड B1, B2, B3 एंड सो ऑन बी 2 जीपीज, तो इसके जिसका कॉमन रेशियो R1 और R2 है, तो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट करके आप जो सीक्वेंस बनाओगे तो वो सीक्वेंस आपके पास क्या होगा? जीपी में ही होगा। या फिर करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो लेके जो आप सीक्वेंस बनाओगे तो ये सीक्वेंस भी किस में होगा? जीपी में होगा। जब आपने प्रोडक्ट लिया था तो कॉमन रेशियो गिवन जीपीज के कॉमन रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, और जब रेशियो लिया था तो ये कॉमन रेशियोज का रेशियो आपका नए सीक्वेंस का कॉमन रेशियो हो जाएगा। ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है कि इन अ पॉजिटिव जीपी every term except the first term is equal to the square root of product of these two terms। और ये उसी बात से आता है कि अगर कोई जीपी आप लेते हो, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं आपको, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है, एंड सो ऑन, ये आपका जीपी है। तो कोई भी अगर आप एक टर्म यहां अज्यूम कर लो, मान लेते हैं हम इसको एक टर्म मान लेते हैं, ये वाले टर्म को लेते हैं, तो इससे इक्वी डिस्टेंट अगर कोई भी 2 टर्म लेते हो तो यहां पे A3 और A5, इनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आपका A4 होगा, या फिर A2 और A6, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आपका A4 होगा। तो दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज सेइंग। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी बड़ा ही आसान है कि अगर आपके पास ये टर्म्स जीपी में है और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं या नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इनका जो लॉगरिथम होगा ना वो एपी में हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हम इन टर्म्स को जीपी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, फिर फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस केस में अगर सब में आप लॉग लगा दो
तो ये बन जाएगा आपके पास log a1, ये देखिए बनेगा आपके पास log a1 प्लस log r, है ना। और अगला टर्म बनेगा आपके पास log a1 प्लस ट्वाइस ऑफ log r। तो आप देखिएगा ना, तो इसमें कॉमन डिफरेंस अभी क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस log r, इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस log r एंड सो ऑन। तो इसका ये आपका एपी में हो जाता है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, log r के बराबर। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। चलिए अब सीधे हमने जो पढ़ा, जो समझा, उसका एप्लीकेशन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। तो पहला सवाल ये दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इन जीपी दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि लेट टर्म्स बी, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें मानने हैं, तो हम मान लेते हैं a अपॉन आर, ए और ए आर। इसलिए माना क्योंकि हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब क्वेश्चन के हिसाब से सम यानी a अपॉन आर प्लस ए आर, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 19, फर्स्ट इक्वेशन। और इसका जो प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट अगर आप करके देखिए तो देखिए r कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू 216, यानी यहां से आपके पास a क्यूब इज इक्वल टू 216 दिया हुआ है। तो यहां से तो बड़े आसानी से a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6 निकल गई। तो देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 6 अपॉन आर प्लस सिक्स आर इज इक्वल टू हो जाएगा 19। और अगर इसको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर लें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर बनेगा। तो ये बन गया 6r स्क्वेयर माइनस 13r एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसको हम बड़े आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो इस केस में अगर इससे मैं 3r कॉमन ले लेता हूं, उधर से 2, तो ये बन जाएगा 2r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r की यहां से 2 पॉसिबल वैल्यूज आई। ठीक है, एक तो वैल्यू आई r इज इक्वल टू 2/3, या फिर दूसरी पॉसिबल वैल्यू आई 3/2। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो r इज इक्वल टू 3/2 के केस में अगर हम देखें, तो हमारा जीपी जो बनेगा, फर्स्ट टर्म हमने 6 निकाला था, तो हमारा फर्स्ट टर्म a बाई आर था, तो 6 अपॉन 3/2 ये बन गया 4, है ना। 6 अपॉन 3/2, यहां देखिए 6 अपॉन 3/2 ये क्या बन जाएगा, 4। क्लियर, फर्स्ट टर्म इसका देखिए यहां पे आपको केयरफुल रहना होता है। यूजुअली हम a और r निकाल के फर्स्ट टर्म हम a से शुरू कर देते हैं, नहीं, a नहीं था फर्स्ट टर्म, हमारा a बाई आर था फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, बाकी आप कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपको आगे के टर्म्स मिलते जाएंगे। तो सेकेंड टर्म 4 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन जाएगा, 6। ठीक है, फिर इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 एंड सो ऑन। ठीक है क्या, ये इस तरीके से आपका बन जाएगा जीपी। और अगर r इज इक्वल टू 2/3 लिया है आपने, तो इस केस में जो जीपी बनेगा, वो फर्स्ट टर्म था 6, इसको आप डिवाइड करोगे 2/3 से, तो 6 अपॉन 2/3, देखिए ये बन जाएगा आपका 9। तो इसका पहला टर्म बनेगा 9, दूसरा टर्म 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए फिर, तो ये बनेगा 6, फिर 4, फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करिए तो 8/3 एंड सो ऑन। देखिए इस केस में तो, फर्स्ट वाले केस में तो s इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी है, लेकिन इस वाले केस में आपका s इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वैल्यू r की जो है वो 1 से छोटी है। तो आपका s इंफिनिटी हो गया फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 2/3। तो ये आ गया आपके पास 27, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस केस में s इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है क्या। अगला सवाल देखते हैं कि इफ a1 a2 a3 आर इन जीपी सच दैट a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 13, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इज 91, देन फाइंड a एंड r। ठीक है, तो देखिए अगर ये जीपी में है तो क्या हम a2 को
A1 इंटू आर लिख सकते हैं, बिल्कुल। A3 को A1 इंटू आर स्क्वेयर लिख सकते हैं, है ना। तो फ्रॉम द इक्वेशन हमें दिया हुआ है कि A1 प्लस A2, तो A1R प्लस A1R स्क्वेयर, ये वैल्यू हमें 13 दी हुई है। ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है A1 स्क्वेयर प्लस यहां से हो जाएगा A1 स्क्वेयर आर स्क्वेयर एंड प्लस A1 स्क्वेयर आर टू द पावर 4। इसकी वैल्यू हमें 91 दी हुई है, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब यहां से A और R की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वेयर कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन से A1 स्क्वेयर कॉमन लेके ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई आपके पास बन गया A1 कॉमन, तो उसका स्क्वेयर किया था हमने, और ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और यहां से आ गया 91 अपॉन 13 स्क्वेयर। ठीक है क्या। तो A1 स्क्वेयर कैंसिल कर दिया। अगर आपको न्यूमरेटर को फैक्टराइज करने आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फैक्टराइज हम कर सकते हैं न्यूमरेटर को 1 प्लस आर स्क्वेयर इंटू 1 माइनस आर स्क्वेयर में। ठीक है, और यहां नीचे में आपके पास है 1 प्लस आर स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो एक टर्म ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर हमने सिंप्लीफाई किया तो सिंपली आपका 7 अपॉन 13 हो गया। ठीक है, अब यहां से r की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपके पास। तो 13 माइनस 13r प्लस 13r स्क्वेयर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वेयर। ठीक है, तो इक्वेशन आपके पास बन गया 6r स्क्वेयर माइनस 20r एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 2 कॉमन करके कैंसिल आउट कर लें। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन है 3r स्क्वेयर माइनस 10r एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3r स्क्वेयर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 फैक्टराइज हम कर सकते हैं 3r माइनस 1 इंटू r माइनस 3। ठीक है क्या, इज इक्वल टू 0 से। तो यानी यहां से आपके पास r की दो वैल्यू आ जाएगी 3 और 1/3। ठीक है, तो देयरफॉर हमारे पास एक कॉम्बिनेशन a और r का आएगा। तो r की वैल्यू अभी निकाली है हमने, a तो निकाला ही नहीं है, तो a भी तो निकालना पड़ेगा। तो हमने r की वैल्यू जब 3 ली तो इस केस में a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से ये बन जाएगा 13 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर, यानी 13 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, है ना। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी 9 बन जाएगी। ठीक है क्या, इस केस में अगर r इज इक्वल टू 1/3 लेते हो तो उस केस में आपके पास a की वैल्यू अगेन 13 अपॉन 1 प्लस आर, इनफैक्ट ये r इज इक्वल टू 1/3 के करस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू है। ठीक है, r इज इक्वल टू 1/3 के करस्पॉन्डिंग, और r इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग अगर आप लोगे तो a इज इक्वल टू 13 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वेयर, यानी 13 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो a और r दोनों निकल गए हमारे, एंड दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, ऑफ विच सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन द फर्स्ट टर्म बाई 35 एंड थर्ड टर्म इज लार्जर देन द फोर्थ टर्म बाई 560। तो बड़ा सिंपल सा है, एक सिमिलर क्वेश्चन हमने इसका देखा भी है। 4 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, तो मान लेते हैं लेट टर्म्स बी ए आर स्क्वेयर और ए आर क्यूब। आप ये भी सोच सकते हो कि सर आपने वो वाला क्यों नहीं लिया, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट दिया नहीं हुआ है, और प्रोडक्ट दिया नहीं हुआ है तो उसका उस तरीके से अज्यूम करना टर्म्स को कोई खास बेनिफिशियल होगा नहीं। तो 4 सक्सेसिव टर्म्स, सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन द फर्स्ट बाई 35, यानी ए माइनस ए आर इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, एंड थर्ड टर्म इज लार्जर देन द फोर्थ, यानी
AR² माइनस AR³ इज इक्वल टू 560 दिया हुआ है। अब देखिए इक्वेशन तो बड़ा सिंपल सा आपको दिख ही रहा है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो AR² कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 - R डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक बार सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म बड़ा है ना सेकेंड टर्म से, एंड थर्ड टर्म इज लार्जर देन द फोर्थ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये A टाइम्स 1 - R इज इक्वल टू 560/35 आ गया। 1 - R कैंसिल, A कैंसिल, ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू 16 बन जाएगी। तो R² की वैल्यू हो गई 16, यानी R की वैल्यू आ जाएगी 4 और -4, ठीक है। R की वैल्यू आ गई 4 और -4, तो दोनों ही केसेस लेके देखते हैं, हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा केस हमारा सही होगा। तो जब R इज इक्वल टू 4 होगा तो A की वैल्यू क्या होगी? तो A विल बी इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन से हम देख लेते हैं, तो 35/1 - R है ना, तो ये हो जाएगा 35/-3, तो -35/3, ठीक है। और जब R इज इक्वल टू -4 होगा तो इस केस में हमारे पास A की वैल्यू 35/1 - R, यानी ये बन जाएगा 7, ठीक है क्या? तो हमारे पास दोनों ही केसेस में A और R पता है, ठीक है, A और R पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने सीक्वेंस को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप इसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे काफी सारी चीजें हमने जीपी के बारे में पढ़ ली। तो जीपी हमने पढ़ा, उसका जनरल टर्म निकालना हमने पढ़ा, उसके एन टर्म्स का सम निकालना हमने पढ़ा, उसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना हमने पढ़ा, और फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ा। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीन की, और फिर शुरू करेंगे हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपके मैथ्स की जर्नी फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस बहुत ही आसान हो जाएगी। ऑल राइट, तो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप योरसेल्फ हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।